हेलो दोस्तों, दिस इज़ आरिफ इकबाल और आज हम एजुकेशन सिनेमा पे लेक्चर नंबर 6 के साथ एक्सेल के आपको सिखाने आए। अच्छा, इस लेक्चर में जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 5 के एंड में कहा था कि हम इंसर्ट के टैब को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले कि इंसर्ट के टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह काम कर रही होती हैं। ठीक है, इसका भी हम ओवरव्यू करते हैं आज। तो स्टार्ट करेंगे हम टेबल्स से। अच्छा, टेबल्स के लिए मैंने अपने पास थोड़ा सा डाटा अरेंज किया हुआ पहले से, वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस डाटा को मैं फ़िलहाल पहले कॉपी करता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और मुझे जहाँ पेस्ट करना है मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये डाटा हो गया मेरा पेस्ट। अच्छा जी, इसके बाद मैं जाऊँगा कि आपको मैं टेबल बनाना सिखाऊँ। देखिए, टेबल बनाने के ऐसे बहुत सारे आपके फ़ायदे हो सकते हैं। आप इसमें स्लाइसर्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कलर्स को इंगेज कर सकते हैं। टेबल में आपके पास आप एक दफ़ा एक चार्ट क्रिएट कर लें, जैसे आप अगर HR के हैं या अगर आप अकाउंट्स के हैं या बिलिंग देखते हैं या आपने कोई शीट बनाई है, तो उसमें एक दफ़ा आपने फार्मूलाज को एंटर किया तो उसके बाद जब आप अगली वैल्यूज़ जब उसमें पुट कर रहे होंगे तो वो टेबल इतना खुद स्मार्ट हो जाता है आपका कि वो खुद आपके उस वैल्यू को उसके अंदर शामिल कर लेता है। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल को बनाते कैसे। तो टेबल बनाने के लिए हमारे इंसर्ट के टैब में यहाँ पे एक कमांड है जिसको हम कहते हैं टेबल कमांड, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल T। तो आप कंट्रोल T कर लें या आप इसको देख लें। टेबल अगर मैं इसको बनाता हूँ तो अब यह मुझसे पूछता है एक्सेल कि आपका जो टेबल का जो डाटा है वो कहाँ पे मौजूद है। तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई C13 यानी यहाँ से लेकर G20 ये यहाँ तक है, तो ये इस पूरे बॉक्स को ले लेगा, उसको डायगोनल एड्रेस मिलेगा तो इस पूरे बॉक्स को वो क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, 13 से लेके C13 तो G13 और G20 तो C20, तो इस पूरे बॉक्स को इसने कैप्चर कर लिया और भी मुझसे कहता है कि भाई आपने क्या करना है, बताना है। अच्छा, अब वो मुझसे पूछता है कि आपकी टेबल में हेडर है या नहीं है। तो मैं अभी चेक नहीं लगा रहा, तो आप यहाँ देखेंगे रो नंबर 12 में वो एक मेरे पास हेडर्स जो हैं क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं इसमें चेक लगा देता हूँ तो वो मेरी जो सबसे फर्स्ट यानी टॉप रो जो होगी वो ये क्या कर देगा, वो हेडर को कंसीडर कर लेगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास अभी हेडर नहीं है, आप एक काम करो, आप खुद हेडर बना दो। तो वो खुद हेडर बना देगा। ये देखें, उसने एक हेडर बना दिया इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक हेडर बना दिया उसने सबसे पहले। अब यहाँ से मैं इस हेडर में फ़िल्टर्स अपने यूज़ कर सकता हूँ। मुझे जिस तरह के नंबर चाहिए मैं यहाँ से उस तरह के नंबर को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि डिसेंडिंग में कर दो, तो ये क्या कर देगा, उसको डिसेंडिंग में कर देगा। ठीक है, इसके साथ मैं कलर्स इसके जो है चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं इसके फ़िल्टर्स में भी चीज़ें देख सकता हूँ, बिलो एवरेज क्या देना है, बिटवीन के नंबर चाहिए, मुझे ये वाले नंबर दे दो, मुझे इतने दे दो, मुझे उतने दे दो, तो ये सारे मुझे इस इक्वल टू के नंबर दे दो, इतनी वैल्यूज़ के बिटवीन नंबर्स दे दो। तो वो आपको क्या करता है, ये टेबल जनरेट करा के दे रहा होगा। ठीक है, टेबल आपका इतना स्मार्ट हो जाता है। असेंडिंग डिसेंडिंग में आप खुद कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक। ये हो गया हमारा टेबल। अच्छा, टेबल में अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एंटर की 66 या 43, 45। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर दी है, कौन सी, 45 की। अब ये टेबल इतना स्मार्ट हो चुका है, ये क्या करता है, मेरी इस वैल्यू को उठाता है जो कि मैंने एक दफ़ा टेबल जनरेट कर लिया। सपोज़ कर लें कि यहाँ पे नेम है, जैसे मेरा नाम है आरिफ, तो मैंने आरिफ ले लिया। यहाँ मैंने ले लिया अकबर, यहाँ मैंने ले लिया जब्बार, यहाँ मैंने ले लिया माजिद, यहाँ मैंने ले लिया अली,
इधर मैं लेता हूँ शाहजेब, और इधर मैं लेता हूँ गफ्फार, ठीक है, इधर साद। अच्छा, मैंने ये नाम ले लिए, थोड़े टिपिकल नेम्स हैं, खैर। अच्छा, मैंने ये नाम ले लिया कि इस बंदे ने इतनी इतनी सेल्स की हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मंथ में। अब समझ लेंगे ये फैब में की हैं, ये फैब है, ये मार्च है, ये उसने की है, ये उसने की है जून में, ये उसने की है जुलाई में, ये उसने की है अगस्त में, ठीक है। ये उसने सेल्स की हैं, इन्होंने इतनी इतनी सेल्स की हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फैब की मुझे सेल बता दे, ठीक है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, ये अभी हुआ है। अब मैं चाहता हूँ स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। तो अब ये देखेंगे इसने मुझे क्या कर दिया, सारी सेल्स बता दी, उल्टी कर दी इसने, कि सबसे ऊपर वाली सबसे ऊपर कर दी। तो मैं यहाँ से भी वेरीफाई कर लूँगा, और इसके साथ साथ मैं इनको भी चेक कर सकता हूँ, यहाँ भी फ़िल्टर्स को मैं लगा के देख सकता हूँ। अच्छा, तो अब क्या होता है कि अब मैं, अगर मेरे पास कोई नया बंदा एंटर होता है सेल्स में, तो मैं उसका डाटा जैसे ही यहाँ पुट करूँगा कि उसने जून में इतनी सेल की है, फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ मैं, कलाम, ठीक है। तो कलाम साहब जो हैं उन्होंने सेल्स की हैं $34 की। अब जैसे ही मैं 34 को एंटर करूँगा तो इसने खुद ही, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक उसने टेबल को ही यहाँ पे क्रिएट करवा दिया, ये पूरी एक टेबल का हिस्सा हो चुका है अब ये, ठीक है, कलाम का डाटा मेरे पास। तो अब कलाम साहब जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, किस में ऐड हो चुके हैं, उस टेबल के अंदर आ चुके हैं। अगर इसमें कोई मैंने फार्मूला लगाया तो कलाम साहब उस फार्मूले में क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। तो टेबल का हमारे पास ज़्यादातर इस तरह के फ़ायदे होते हैं कि हमें बार बार वैल्यूज़ पुट नहीं करनी पड़ती, फार्मूले कॉपी नहीं करने पड़ते, वो खुद ही एक दफ़ा हमने कर दिया तो वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। इसके बाद हम इंसर्ट के टेबल टैब में दोबारा आते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि पिवट टेबल्स बनाओ। अच्छा, पिवट टेबल्स हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का। जैसे एचआर के पास काफ़ी सारा डाटा होता है कि इस महीने कितनी हायरिंग हुई है, इस महीने कितनी फायरिंग्स हुई हैं, किसकी कितनी सैलरीज़ हैं, कौन लो सैलरीज़ पे काम कर रहा है। फिर इसके बाद सेल्स में होता है कि किसकी कितनी सेल्स हैं, इस मंथ में कितनी सेल्स हैं, उस मंथ में कितनी सेल्स थी, ठीक है। 2006 में हमारा टर्नओवर क्या था, 2010 में हमने कितना कमाया, इसमें हमारा कितना रेवेन्यू था। तो वो टेबल क्या करता है, पिवट टेबल आपको एक समरी जनरेट कर रहा होता है साथ साथ, ठीक है, आपको एक चार्ट बना रहा होता है, क्योंकि ऑनलाइन चार्ट होता है, उसी में एक्सेल पे बन जाता है, तो अपडेट खुद ही हो रहा होता है साथ साथ। तो वो चार्ट जो है वो क्रिएट करता है कौन, पिवट टेबल से हम वो चार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मंथ वाइज देखना है डाटा, मंथ वाइज देख सकते हैं, एज वाइज देखना है, जेंडर वाइज देखना है, हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। किस डिपार्टमेंट का डाटा देखना है, हम वो भी देख सकते हैं। किस फर्म से किस फर्म का हमें कोई भी डाटा चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए, कौन से मंथ का चाहिए, वो हम सारा उसमें समराइज़ कर सकते हैं, किसमें, पिवट में। तो इसी टेबल से ही हम पिवट को भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल टेबल हमने अगर जनरेट कर लिया, टेबल नहीं भी जनरेट करें तो हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया, पहले नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये खुद इतना स्मार्ट होता है कि ये खुद पता कर ले। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+T, मैंने Ctrl+D किया, अब देखें इसने खुद मुझे यहाँ पे सिलेक्शन बता दी कि हाँ भाई ये आपका टेबल, इसी को ही आप टेबल बनाना चाह रहे हो। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, अब मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो ये जो टेबल मेरे पास अभी आया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, पिवट टेबल में। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिवट टेबल में। अब ये बोलता है मुझसे कि ठीक है, इस टेबल का नाम ये रखता है टेबल 2, और मुझसे ये पूछता है कि पिवट को आप इसी शीट पे बनाना चाहते हो या नई शीट पे जाना चाहते हो। तो मैं इससे कहता हूँ कि नहीं, तुम नई शीट पे चले जाओ।
तो ये कहाँ चला जाएगा, नई शीट पे चला जाएगा, वरना इसी वर्कशीट पे काम होता रहेगा। तो हमारी जो प्रैक्टिस होती है हम इसको नई शीट पे ले जाते हैं। तो हम नई शीट पे चले जाते हैं काम करना। ये आ गई हमारी नई शीट, शीट नंबर 3। ये हमारी पेविट की शीट है, सॉरी ये हमारी एग्जिस्टिंग शीट है यानी ओल्ड शीट है। और ये जो शीट नंबर 3 बनाई है ये हमारे पास पेविट की शीट है। अब इसमें यहाँ से हम खुद सिलेक्ट कर रहे होते हैं, इसको ड्रैग कर करके ला रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो खैर ये तो अभी मैं पेविट हमारा फ़िलहाल टॉपिक उतना डिटेल में नहीं है। वैसे मुझे ये सिखाना है आपको कि उसकी वैल्यूज़ कहाँ आएंगी, क्या आएंगी, ये किस तरह से चीज़ों को समराइज़ कर रहा होता है, हमें टोटल बताता है कि आपकी इस मंथ की इतनी सेल है, इस डिपार्टमेंट ने इतना प्रोग्रेस किया है, इन लोगों की इतनी सेल्स हैं, इस एरिया को हमने जो कैप्चर किया है वहाँ पे इतनी सेल्स हैं। सेल्स के अलावा अकाउंट्स को ये देखता है, इंजीनियरिंग वालों को देखता है, ठीक है। इसके बाद HR के डाटा होता है सारा, ये उसको देख रहा होता है। तो इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल वीडियो बनेगी। अभी हम बेसिक पे ही रहते हैं, तो मैं चलता हूँ वापस अपनी पहली शीट पे, लेक्चर नंबर 6 वाली पे। इसमें हमने टेबल देख लिया, हमने पेविट टेबल देख लिया, रिकमेंडेड पेविट टेबल्स देख लिए, ठीक है। ये रिकमेंडेड पेविट टेबल्स भी यही है कि कौन से टेबल को आपने वो बनाना है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का मतलब ये है कि पिक्चर्स, वीडियोस हम इसमें कैसे एंटर कर सकते हैं। पिक्चर्स कैसे एंटर कर सकते हैं, तो पिक्चर्स को इंसर्ट करने का तरीका यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट इस तरीके से होगी कि जहाँ पे आपकी पिक्चर्स सेव हैं आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या उसको आप ड्रैग करके सीधा इस टास्क बार में आप इसको ले आएँ, ठीक है। वो यहाँ से भी आप इसके अंदर एक्सेल के अंदर उसको पुट करवा सकते हैं पिक्चर्स को। ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बिंग इमेज सर्च में सर्च करना पड़ेगा। नहीं है तो अगर आप वन ड्राइव में आपकी पड़ी हुई है तो आप वन ड्राइव से क्या कर लें, इसको वहाँ से आप इसको कैप्चर कर लें या आप उठा लें, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास हैं कुछ शेप्स। शेप्स बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं डेली, ठीक है। जैसे ये एरो का शेप है, इसके बाद रेक्टेंगुलर है, फिर ये ओवल है जो कि हमारे पास सर्कुलर को भी काम आ रहा होता है, फिर राउंडेड रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल्स हैं, फिर ये लाइंस हैं, फिर ये राइट एरोज़ हैं, ठीक है, डायरेक्शंस हैं। फिर नीचे बहुत सारे हमारे पास और भी अलग अलग तरह के शेप्स हैं जिसमें अलग लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, फिर इक्वेशन की शेप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार्स एंड बैनर्स हैं, कॉल आउट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें से हम उठा लेते हैं फ़िलहाल ओवल। मैं ओवल ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये ओवल ड्रॉ हो गया। अब देखें, इसमें एक चीज़ ये होगी कि जब ये हम कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे होंगे, ये हम ड्रॉ कर चुके होंगे, तो क्या होगा इसके बाद, ड्रॉ करने के बाद ये होगा कि इसको जब आपने इसकी सिलेक्शन की हुई है तो यहाँ पे एक नया टैब जो है खुल जाएगा जो कि फॉर्मेट का टैब होगा। फॉर्मेट का टैब ये कहेगा हमसे कि आपने जो शेप जनरेट की है या जो पिक्चर आपने इंसर्ट की है उसमें आप क्या कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं शेप को यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। शेप को मैंने चेंज कर दिया है, शेप के पॉइंट्स मैंने चेंज करने, तो मैं यहाँ से पॉइंट्स को भी एडिट कर सकता हूँ। फिर इसमें इसके कलर को मैंने ब्लैक करना है, मैंने वाइट करना है, ठीक है। मैं यहाँ से मुख्तलिफ इसके और भी कलर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर इसमें इसको प्रीसेट्स मुझे इसमें क्या रखना है तो मैं इसको ये भी देख सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। खैर हम फ़िलहाल ये नहीं लेते क्योंकि ट्रांसपेरेंसी में चला जाएगा, हमें एक बैकग्राउंड चाहिए। चले मैं ये ले लेता हूँ बैकग्राउंड में। अच्छा जी, अच्छा ये गायब क्यों हो गया, क्योंकि हमने सेल की सिलेक्शन यहाँ पे कर ली है। हम दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट दोबारा जनरेट हो जाएगा। अब हम शेप की फिल में जाएंगे जो कि हमने पिछला वही काम किया है। हम इसमें जाके ये वाला कलर ले लेंगे जो कि सोबर सा कलर है। फिर हम शेप की आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पे मैंने येलो या रेड कुछ भी करना है, चले मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये रेड कलर की इसकी आउटलाइन हो गई। अब इसके 3D के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपने वो लगाने, शेडो वगैरह लगाने इसमें, ठीक है, ताकि कोई अच्छा सा लुक आए।
ये आप लोग के लिए कर रहे होते हैं, जब प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं तो आप इसमें इस तरह की चीज़ें शो करा रहे होते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट होती हैं जो आपको दिखानी होती है। फिर इसके बाद वर्ड आर्ट में आप इसमें जो वर्ड्स आप लिखेंगे उसको भी सेट कर सकते हैं। अभी तो हमने कुछ नहीं लिखा इसमें, जिसे मैं लिखता हूँ इसमें आरिफ। अब इसको मैं सिलेक्ट करके पहले तो मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, सॉरी ये मैंने इसको बढ़ा लिया, ठीक है। अब मैं दोबारा इस फॉर्मेट पे गया, अब वो मुझे बोलता है कि आपने जो वर्ड लिया है उसका स्टाइल क्या रखना है आपने, मैंने इसको ये वाला स्टाइल दे दिया। फिर अब मुझे बोलता है टेक्स्ट के फिल में क्या करना है। अच्छा, यहाँ से मैं टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ और इस वाले टैब से मैंने शेप को चेंज किया। ये शेप को एडिट करने के लिए काम आता है, ये वाला टेक्स्ट को एडिट करने के लिए काम आता है। अब टेक्स्ट के आउटलाइन पूछ रहा है, आउटलाइन क्या रखना है टेक्स्ट का, रेड करना है वाइट करना है, मैंने रेड कर दिया। टेक्स्ट के फिल को क्या करना है तो मैंने उसको ग्रीन कर दिया। टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को क्या करना है तो मैंने उसको 3D ये बना दिया, ऐसे कर दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। मैं इसको जिस तरह बोलूँगा ये मुझे उस तरह ही अपनी परफॉर्मेंस देता जाएगा, ठीक है। फिर सिलेक्शन पेन आ गई यहाँ पे, इसमें और हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं। फ़िलहाल ये इसमें तो नहीं आ रही, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये आपको बताऊँगा कि इसमें हम कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर अलाइन का हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप इसको कैसे ले जा सकते हैं। ग्रिड लाइंस शो करानी है तो वो भी हो सकती हैं, मिडिल में करना है, अभी तो ये सारे बंद हैं। रोटेट का भी ऑप्शन है कि आपने रोटेट करना है, 90 करना है, 40 करना है, 45 करना है, ठीक है। तो इसमें ये था। अच्छा जी, यहाँ से हम इसके साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या हम नॉर्मली इस साइज़ को ऐसे भी ड्रैग कर रहे होते हैं, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो शिफ्ट पकड़ के करेंगे तो सेम साइज़ से ड्रैग होगा। अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये वन साइड से होगा जहाँ से आप इसको ड्रैग करना चाह रहे होंगे। अगर शिफ्ट से करेंगे तो ये हर साइज़ इक्वली यानी रेक्टेंगुलरी चल रही होगी। अगर शेप को हम चेंज करते हैं तो हम उसको किस तरह चेंज कर रहे होंगे। इसके बाद स्मार्ट आर्ट है ग्राफिक्स, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं हेडिंग्स वगैरह डालने में, बुलेट पॉइंट्स को डालने में, अपने मेन हायरार्की वगैरह हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, अपनी लिस्ट बना रहे होते हैं, मतलब एक प्रेजेंटेशन वाली फॉर्म दे रहे होते हैं अपनी शीट को कि हम इसको डेटा को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी हम चीज़ें लिख रहे होते हैं। मैं आपको एक दो करके बता देता हूँ किस तरह करते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, इससे 3 बॉक्स जो है जनरेट करवा दिए। अब ये मैंने यहाँ रख दिए लाके। अब ये मैं करना चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है इसमें मैं ये लिखता हूँ कि डेटा, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये क्या हो रहा है प्रोसेस, और फिर यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि अब ये क्या बन गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने ये काम कर दिया। तो मैं इस तरह मैंने अपनी एक बात को कि डेटा पहले प्रोसेस होगा फिर वो डेटा इन्फॉर्मेशन बनेगा, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे स्मार्ट आर्ट के जो ग्राफिक्स हैं हम इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जब इसको भी यहाँ से सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे एक फॉर्मेट का टैब दोबारा ओपन हो गया। ये मुझसे फिर क्या पूछता है कि आप अपनी शेप को देख लें कि आपने साइज़ बड़ा करना है छोटा करना है, शेप को किस तरह फिल करना है, फिर आपके टेक्स्ट का आउटलाइन है उसको आपने किस तरह फिल करना है। आपने इसमें ग्रुप तो नहीं करने, ग्रुप करने हैं सबको एक साथ, अभी ग्रुप हुए हुए आप अनग्रुप कर दो। अनग्रुप करने से ये होगा कि एक को आपने अगर साइज़ को उसके रीसाइज़ करना है
तो दूसरे उसका इफ़ेक्ट दूसरों पे ना आ रहा हो, तो हम ये सब भी चेंजिंग इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जाके इंसर्ट में दोबारा आ जाते हैं। तो हमने स्मार्ट आर्ट के जो ग्राफिक्स हैं हमने इसको भी देख लिया। अच्छा, हायरार्की में ये होता है कि किसी भी आप अपनी बात को ब्रेक कर रहे होते हैं, जब ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, कि आपने कितने काम इतने इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो कि गैंट चार्ट में नॉर्मली आप कर रहे होते हैं, तो आप इसमें भी शो करा सकते हैं कि आपने काम इतना इतना नीचे, या अगर आप अपनी कंपनी की हायरार्की बना रहे हैं कि जनरल मैनेजर, उसके नीचे ये मैनेजर, फिर उसके नीचे इतने डायरेक्टर्स हैं, फिर उसके नीचे इतने इंजीनियर्स हैं, तो आप उसका भी डेटा यहाँ से हायरार्की पे सेट कर सकते हैं। और फिर अपने कुछ पॉइंट्स जो आपने लिखने हैं, मेन पॉइंट्स हैं, अपने सब पॉइंट्स हैं, तो वो आप उसमें शामिल कर रहे होते हैं। इसके साथ पिक्चर्स हो गई, पैरामिड्स हो गए, पैरामिड्स में बात की जा सकती है, ठीक है, रिलेशनशिप्स हो गई। तो ये आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी की होंगी और वो यहाँ से ईजिली आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। असल बात है कि आपके पास आपका आइडिया क्या है, आप लिखना क्या चाहते हो। आप प्लस माइनस भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, गियर भी ले सकते हो, गियर पे कोई बात आए। इसको जितना अच्छा आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना चाहो, आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो, ठीक है। कॉपी करके इसको यहाँ भी बना दो, इसको यहाँ बना दो, तो ये भी आपके साथ पॉसिबल है कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मोड लेआउट्स में जाके फिर इसमें देख लो, ठीक है। इसमें भी चेंजिंग कर सकते हो आप लेआउट में, आपको इस तरह लेआउट लेना है, इस तरह लेना है, इस तरह रखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको किस शेप में रखना है, तो ये उसी शेप में चला जाएगा, ठीक है। ये इस शेप में आ गया। अगर आपने इसको शेप में कन्वर्ट करना है तो ये आपकी ग्राफिक क्या हो जाएगी, शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट में जाके इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने क्या किया, अलाइन में। अच्छा, अभी तो नॉर्मली ये इससे ऊपर आ रहा है, वैसे हम क्या करते हैं, जब इसको लेते हैं तो इसको आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट के ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें, ब्रिंग टू फ्रंट मुझे बोलता है कि वो सर्कल को क्या कर दो, ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। सॉरी, ये सर्कल सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, ये सर्कल है, ये सिलेक्ट हुआ। मैं क्या बोलता हूँ इसको क्या कर दो, ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। अब ये फ्रंट पे आ गया, ये अभी हो नहीं रहा नॉर्मली, चले ये तो फ़िलहाल अभी नहीं हो रहा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं बाद में कि इसको किस तरह सेट करना है। अच्छा जी, तो ये आपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स देख ली। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी विंडो का, जो कि आपने पीछे विंडो पे अगर कोई काम किया हुआ है, जो कि आपने डेस्कटॉप पे कुछ रखा हुआ है, तो ये उसका भी स्क्रीनशॉट लेके डाल सकता है। जैसे मैंने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाके मैंने ये ले लिया अपना डेस्कटॉप, ये आ गया मेरा डेस्कटॉप। ये मुझे अवेलेबल कर रहा था, ये जो कि मुझे ये फ़िलहाल तो अभी एरर है, चलें खैर, ये है मेरे पास विंडो, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ से ले सकता हूँ। अच्छा, आपने देख लिया कि हमने इसमें क्या क्या सीख लिया। टेबल बनाना, पिवट टेबल कैसे जनरेट हुआ, पिवट टेबल के लिए नई शीट पे कैसे गए, वहाँ जाके हमने किस तरह सिलेक्शन की, फिर हमने पिक्चर को इंसर्ट कराया, ऑनलाइन पिक्चर्स कैसे कैसे ले सकते हैं, वन ड्राइव पे अगर आपका अकाउंट है और उसमें आप वहाँ से इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो वहाँ से भी इंपोर्ट हो जाएगी पिक्चर। फिर उसके बाद हमने शेप्स देखी, फिर उसके बाद हमने स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक्स देख के टेक अ स्क्रीनशॉट देख लिया, इलस्ट्रेशंस हमने देख ली हैं। देखिए, इसकी डिटेल में तो मैं अलग से जाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इंसर्ट के टैब को मैं बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा ऊपर से लेके चलूँगा, तो उसके लिए आपको इसीलिए सिर्फ इतना सा बेसिक बताना था कि आप इसमें देख सकें, ठीक है। इसके बाद फिर एड-इन्स हैं, चार्ट्स हैं, फिर
स्पार्क लाइंस हैं, फिल्टर्स हैं, लिंक्स, टैग्स, सिंबल्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने आपको ये बताई नहीं, यहाँ पे टैग्स भी आ रहे थे, टैग्स बॉक्स, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आता है हमारा। चलिए टैग्स बॉक्स को हम यहाँ भी देख लेते हैं। अब टैग्स बॉक्स ये होता है कि अगर मुझे कोई टैग्स बीच में ऐड करना है, कोई लाइन ऐड करनी है जो कि मिस हो गई है, तो मैं वो यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बीच में मैंने कुछ भी लिख दिया तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, अपनी एडिटिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। क्लियर है, ये टैग्स भी ऐड हो गया। अब इस बॉक्स को भी मैं फॉर्मेट के ज़रिए चेंज कर सकता हूँ उसके कलर को। ठीक है, इस तरह मैंने इसको कलर दे दिया। मैं यहाँ से ये काम भी कर सकता हूँ, बॉक्स को रीसाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, हमने इसमें आज ये सिर्फ बेसिक सी चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी हैं। इसके बाद हम आगे जाके इसको और डिटेल में देखेंगे कि चार्ट्स किस तरह बनते हैं, चार्ट्स में हम कौन कौन सा डाटा पुट करवा रहे होते हैं, स्लाइड्स क्या काम करते हैं, हाइपरलिंक्स कैसे यूज़ हो रहे होते हैं, फिर टेक्स्ट बुक बॉक्स जो मैंने आपको पहले अभी दिखा दी है उसको भी हम उधर और डिटेल में देखेंगे। हेडर और फुटर को भी देखेंगे जो कि अमूमन बहुत सारे लोग नहीं बता रहे होते, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको लेक्चर में कवर करा दूंगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 7 की होगी, जिसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं ये शामिल होंगी। ओके, थैंक यू।